हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड मुखर्जीनगर दिल्ली से आप सबके लिए इम्पैक्ट एकेडमी पर इंग्लिश का क्लास लेकर मैं। तो जैसा कि अभी तक 4 और 5 क्लासेस आपने की है और उस 4 और 5 क्लासेस के बाद अभी तक जो मैंने बताया है, जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूं। सबसे पहले तो क्लास शुरू होने से पहले सबको जय हिंद। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि हर क्लास को जब हम लोग शुरू करते हैं तो क्लास को शुरू करने से पहले जो इससे पहले क्लासेस होती है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देना पसंद करता हूं, ताकि जो बच्चे पहली बार देख रहे हो उनको भी थोड़ा सा बेसिक समझ में आ जाए, और जो बच्चे ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं अगर वो रिवाइज किसी कारण से नहीं कर पाए तो उनको पता चल जाएगी क्या बात थी। तो अभी हम लोगों ने शुरू किया था बिल्कुल बेसिक से ग्रामर को, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स को कहते हैं। वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है, कोई भी स्पीच जो है वो वर्ड्स से बना होता है, इसलिए वर्ड्स को ही स्पीच कहते हैं। और कहीं भी हम लोग ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने का रीजन है कि गलती जब भी होगी तो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में होगी, यानी किसी पार्ट ऑफ स्पीच में होगी, इसलिए पढ़ना पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़े। अगली बात ये बताई थी कि किसी भी सेंटेंस में जो गलती होती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, कॉमन एरर की जरूरत पड़ती है, उसकी वजह होती है इस वर्ड का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का या तो प्लेस गलत होता है या फंक्शन गलत होता है। प्लेस जो गलत होता है उसकी वजह से दो चीजें हो सकती है, या तो कोई वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, कोई वर्ड है तो कोई सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, वर्ड का भी मीनिंग चेंज हो सकता है, सेंटेंस का मीनिंग, या फिर सेंटेंस गलत ही हो सकता है। और फिर अगर यूज की बात करें, अगर यूज गलत हुआ तो फिर सेंटेंस ही गलत। फिर अगली बात मैंने बताई थी कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनके यूज के आधार पर बांटा गया, और यूज के आधार पर एक वर्ड एक से अधिक तरह से यूज हो सकता है, इसलिए इंग्लिश का कोई भी वर्ड एक से अधिक पार्ट ऑफ, मतलब कि जो वर्ड नाउन है वो वर्ब भी हो सकता है और किसी दूसरे सेंटेंस में जाके एडजेक्टिव भी हो सकता है। और इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उसको मैक्सिमम वो 8 ही तरीके से यूज हो सकता है। इसका मतलब इंग्लिश में जो भी वर्ड है वो या तो किसी का नाम है या नाम के लिए आता है, या शेप साइज बताता है, या एक्शन है, या फिर वो एक्शन क्यों हुआ ये बताता है, पोजिशन लोकेशन बताता है, कंजक्शन बताता है, इतनी बात हो सकती है। यानी जितने भी इंग्लिश में वर्ड है वो सारे वर्ड जो है 8 ही तरीके से यूज हो सकते हैं, उससे ज्यादा तरीके से यूज नहीं हो सकते, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8। और इसमें सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया वो था नाउन। नाउन की बात हम लोग आज करेंगे। पिछली क्लास में बेसिक मैंने बात की थी, और नाउन का मतलब मैंने बताया था कि नाउन का मतलब समझिए नाम रखने वाला शब्द। और नाउन को नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग कहने की जरूरत नहीं है। नेम का मतलब होता है कोई भी नाम, कोई भी नाम है तो वह नाउन ही होगा, ये समझना था। नेम और नाउन दोनों सिनोनिम्स है। नेम और नाउन दोनों एक ही चीज है, दोनों का स्पेलिंग सिर्फ डिफरेंट है। नेम और नाउन एक ही चीज है, दोनों के सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है, स्पेलिंग सिर्फ। नेम और नाउन बिल्कुल एक ही चीज है, दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, स्पेलिंग में अंतर होता है। बस इसको समझना है, इस बात को। क्लियर है मेरी बात कि नेम और नाउन एक ही चीज है, स्पेलिंग अलग। अब इस चीज पर आने से पहले, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, क्या किसको कहते हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। पिछली क्लास में मैंने कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर आगे की ओर जाना है। आप लोग सब अब फटाफट जवाब देंगे। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट डेली? और अगले क्लास में तो मैं जो ओरिजिनल क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस एग्जाम में वो डिस्कस करवाऊंगा। आज तो मैं हल्के हल्के टेस्ट ले रहा हूँ ताकि आप सिर्फ ब्रशअप कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से मैं आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वो मैं पूछूं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आज तो मैं सिर्फ हल्के हल्के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ। फर्स्ट क्वेश्चन, द बुक इज ऑन द टेबल। आप जो है क्वेश्चन नंबर के साथ प्रीपोजिशन लिखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ऑन कौन सा पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और साथ साथ जो भी आंसर है वो लिखेंगे कि प्रीपोजिशन लग रहा है आपको, नाउन लग रहा है आपको, वर्ब लग रहा है, क्या लग रहा है ये। दूसरा है, हेल्प मी, राम इज अ गुड बॉय एंड ही हैज हेल्प मी।
हुर्रा, वी हैव won the match. India is a vast country. Your brother always tells lies. ये 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर के साथ बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके बताना है। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, फटाफट जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसका किसका जवाब आ गया मैं एक बार देखूं। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन। मोहित का जवाब आ रहा है, अमित का जवाब आ रहा है, और इधर ममता का जवाब आ रहा है, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन। और इधर जवाब आ रहा है विष्णु का, विष्णु, रमेश। ओके। और देखिए, क्लास तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन जवाब बहुत कम बच्चे दे रहे हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपको ये लगता है कि जवाब हमारा गलत हो, जवाब गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये समस्या नहीं है, इसको समस्या मत मानिए। जब सवाल, क्वेश्चन हमने जवाब दिया गलत हो गया, इसे जवाब देना सीखिए। जवाब देना जरूरी है, एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है, एकदम कंपलसरी है। ये समझिए कि जवाब देते देते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर सपोज क्योंकि आप जवाब दिए और सही हो गया तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गलत हो जाता है उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सही हो जाता है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इस बात को हमेशा, इसलिए सवाल का जवाब हमेशा देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़े आपका, जैसे मैच खेलेंगे तो मैच खेलते खेलते खेलना आएगा, इसी तरह से जवाब देते देते जवाब देना आएगा। जवाब देते देते जवाब देना आता है। देखिए फटाफट जवाब दे रहे हैं, सारे जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, वर्ब कितना अच्छा है, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, सबके जवाब दे रहे हैं। ओह बहुत अच्छा, बहुत शानदार, वेरी गुड। सबके जवाब आ रहा है, एकदम फटाफट जवाब दिए जा रहे हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। विवेक का भी जवाब आ रहा है, विवेक, विवेक, अमित, ओके, ममता, और अंकित, अंकित, अंकित जायसवाल, विष्णु, ओके। और जितने बच्चे देखते हैं, सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी जरूर कहें क्लास देखने, जरूर कहें, क्योंकि अब तो ये इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर ही तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। और ग्रामर की क्लास इतनी आसानी से, इतनी इजी वे में अवेलेबल है, और इतनी बेसिक से कि आप इंग्लिश में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इंग्लिश में। इतने बेसिक से, इतने शुरू से हम लोग ने स्टार्ट कर रखा है, इतनी बेसिक से हमने क्लासेस स्टार्ट की है। ठीक है, तो एक एक चीज को हमें ध्यान में देना पड़ेगा, एक एक चीज को हमको ध्यान में रखना। जैसे कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी सी कम है, मैं थोड़ा सा आवाज बढ़ा देता हूँ ताकि आवाज सबको, लेकिन मेरी आवाज आएगी तो कभी कभी बाहर की आवाज भी आ जाएगी। अगर मैं ज्यादा आवाज को साफ करने की कोशिश करूंगा तो मेरी भी आवाज आएगी और बाहर की आवाज थोड़ी, इसलिए आवाज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया जाता है, ताकि जब मिनिमाइज किया रहता है तो मेरी आवाज थोड़ी सी कम आती है, लेकिन फिर बाहर में कुछ भी हो जाए वो आवाज आपको नहीं आएगी। मतलब अगर मेरे बगल में इतने डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ भी मेरे हाथ जहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी अगर कोई बहुत जोर जोर से बोलेगा तो भी मेरी आवाज नहीं आएगी। इसलिए आपको मेरी आवाज दबी हुई लगता है, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए रखा जाता है कि मान लो कोई घर में ये बच्चा आ जाए और वो चिल्लाने लगे, तो आपको उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी, मेरी आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी आवाज थोड़ी कम कम आती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैंने थोड़ा सा आवाज बढ़ा दिया, तो हो सकता है बाहर की आवाज कभी कभी कैच कर लेता है। अब इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। 5 क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं, अच्छा 5 क्वेश्चन अंडरलाइन नहीं किया, ये है 5 क्वेश्चन में, ये ऑलवेज, ये तो समझ जाना चाहिए था। फिर भी कुछ भी, उसे अंडरलाइन तो कुछ भी कर सकता, मैं हो सकता था यही कर देता, ये भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस। वैसे मैं बता दूं कि आप में से अधिकांश स्टूडेंट का जवाब जो है परफेक्टली राइट है। इसका मतलब आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है जैसे मैंने अभी पूछ रखा है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं
उसके 50% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो अभी जितने मैंने बताया जो रूल, इससे आप किसी भी एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आता तो 5 to 6 क्वेश्चन तो बना देंगे। और 40% क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है इतने से, इसलिए नहीं बनता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि जैसे नाउन, जैसे कोई पूछ रहा है सिर्फ इतना पूछ, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा नाउन है कि प्रीपोजिशन है कि वर्ब है। लेकिन कभी कभी बदमाशी क्या करता है कि नाउन में पूछ देगा कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि मेरिट नाउन है। वर्ब में पूछ देगा कि वर्ब है तो ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है कि मॉडल्स, ऐसे यानी वर्ब के ही सारे ऑप्शन दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए फिर सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लिखा है नाउन, इसके डिटेल में जाना पड़ता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है दोनों तरह के मिक्स, एक तो जिसमें सिर्फ सरफेस में बेसिक पहचानना, प्लस 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ बेसिक पहचानना होता है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि कंजक्शन है। और 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको उसको डीप में जाके पहचान, मैं दोनों तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन 40% क्वेश्चन के लिए आपको, जब और ग्रामर के डीप में जाएंगे, नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के सारा पढ़ेंगे, प्रोनाउन तब बनने लगेगा। अभी तुरंत सोचेंगे वो डीप वाला क्वेश्चन भी 40% क्वेश्चन जो है वो बन जाए, तो वो 40% क्वेश्चन के लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ के जाना। क्योंकि उसमें तो पूछ ही रहा है कि भाई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, कि पर्सनल प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इम्फेटिक प्रोनाउन है, तो उसके लिए फिर तो प्रोनाउन में सारा डिटेल में जाना पड़ेगा ना। तो 60% क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा इससे बन जाता है, और 40% क्वेश्चन के लिए ग्रामर के डिटेल में जाना। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे जवाब तो मैं सारा का आपको बता दूंगा, लेकिन आपको दोनों तरह के क्वेश्चन दिखा दूंगा। मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन जो अभी बनना चाहिए, दोनों तरह के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अभी तो हम लोग देखते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये ऑन क्या बता रहा है, पोजीशन। ये बुक की पोजीशन बता रहा है कि बुक कहाँ है, तो टेबल के ऊपर में है। तो पोजीशन लोकेशन जो बताता है, तो पोजीशन लोकेशन बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। राम इज अ गुड बॉय एंड ही हैज हेल्प मी। अब ये ही किसके लिए आया, ही किसके लिए आया, राम के लिए आया कि राम एक अच्छा लड़का है और उसने मेरी मदद की है। तो ही वर्ड किसके लिए आ रहा है, फॉर राम, फॉर नाउन। जो फॉर नाउन के लिए होगा, जो फॉर नाउन होगा उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन। जो भी नाउन के लिए वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो भी अधिकांश लोगों का यही जवाब था, बहुत अच्छा जवाब था, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात थी। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, ये एक्सप्रेशन बता रहा है, सडन एक्सप्रेशन, हुर्रा, कि मैंने मैच जीत लिया। तो हुर्रा क्या बता रहा है, सडन एक्सप्रेशन बता रहा है, इसलिए ये है एक्सक्लेमेशन। इसको पूछेगा ये क्या है, तो इसको कहेंगे इंटरजेक्शन, कहेंगे इंटरजेक्शन कहते हैं, या एक्सक्लेमेशन कहते हैं, आश्चर्य बताने वाला। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। वास्ट का मतलब क्या होता है, विशाल। तो विशाल क्या बता रहा है, शेप साइज बता रहा है, और किसके विषय में बता रहा है, कंट्री के विषय में बता रहा है। कंट्री क्या है, नाम है, एक जगह, किसी तरह जो जगह जमीन है, जमीन का हिस्सा है, उसको हम या तो कंट्री कहते हैं, या स्टेट कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, विलेज कहते हैं। तो ये कंट्री क्या है, नाम हुआ। तो विशाल कौन है भाई, तो कंट्री। तो वास्ट किसके विषय में बात कर रहा है, कंट्री के विषय में बात कर रहा है, या इंडिया के विषय में बात कर रहा है। जब नाउन के विषय में बात कर, या नाउन के शेप साइज कलर मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस वास्ट को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। कल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दूंगा, देखिएगा उसमें बिल्कुल ऐसे। ये तो सिर्फ मैंने आपको ये दिखाने के लिए क्वेश्चन करवाया है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन ला के दूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तब देखिएगा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही आता है। यानी एग्जाम में कुछ बहुत कुछ करना बहुत आसान होता है, बस हम ध्यान नहीं देते। योर ब्रदर इज ऑलवेज, अब ये क्या है, ऑलवेज टेल्स लाइज, कि तुम्हारा भाई हमेशा झूठ बोलता है। टेल लाइज का मतलब क्या, टेल मतलब बोलना, लाइज का मतलब झूठ। तुम्हारा भाई हमेशा झूठ बोलता है। ये ऑलवेज क्या बता रहा है, टेल्स, टेल्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो मैंने बताया ना, काम क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ। जैसे कहते हैं वो बार बार झूठ बोलता है, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो कभी नहीं झूठ बोलता है। तो ये जो ऑलवेज हो गया, समटाइम्स हो गया, नेवर हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, ये सब एडवर्ब है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी बताने का मतलब समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बताने का मतलब समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बताने का मतलब क्या है, कि काम होने का कितनी बार काम हुआ। फ्रीक्वेंसी बताने का मतलब क्या है, कि काम कितनी बार हुआ, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी बताना। इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बताना। तो ऑलवेज क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कि बार बार झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। आवृत्ति, काम के बार बार दोहराव, कि तुम्हारा भाई तो हमेशा झूठ बोलता है, तुम्हारा भाई तो बार बार झूठ बोलता है। तो हमेशा या बार बार क्या बोल रहा है, झूठ। झूठ बोलने का क्या है, फ्रीक्वेंसी, झूठ बार बार बोल रहा है। तो झूठ बार बार बोल रहा है, इसलिए ऑलवेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। अब मैं नाउन पे आ जाऊं, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम इस तरह के
अभी तो 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने किया, हमने करवाया, 40 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक दो नहीं, 40 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा और तब जाके बात बनेगी। 40 क्वेश्चन जिसमें कि 20 क्वेश्चन मैं खुद डिस्कस कराऊंगा और 20 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, फिर मैं उसको डिस्कस कराऊंगा, जिसमें कि आपको अपने आप बनाना है। उसे बनाना सारे आपको अपने, मैं तुरंत पहले जवाब के सारे क्वेश्चन आप ही को पहले बनाना है, जवाब मैं दूंगा। तो कुछ होमवर्क के लिए होगा और कुछ जो है क्लास में साथ होगा, फिर अगली क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेडी हो जाएगा। इसलिए आज एक बार फिर से सारा जितना भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बेसिक देख लीजिएगा, नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, ये बेसिक देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं नाउन पे। तो नाउन बेसिकली क्या है, ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया कि नाउन और नेम एक ही चीज है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक का स्पेलिंग NOUN है, एक का स्पेलिंग नेम। अगर आपको समझ में आ गया कि कोई नाम है तो आप समझ जाइए कि नाउन है। नाउन और नेम एक ही चीज होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब नाउन के टाइप्स पूछने की बारी आती है, जब हम किसी से नाउन के टाइप पूछते हैं, तो कुछ लोग बताता है 2 तरह के नाउन होते हैं, कुछ लोग बताते हैं 3 तरह के नाउन होते हैं, कुछ लोग बताते हैं 5 तरह के नाउन होते हैं। और जब मैंने पिछली क्लास में गिनवाया था, तो आपको मैंने गिनवाया 10 तरह के नाउन। मैं फिर से बता दूं क्या क्या गिनवाया था मैंने। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, कॉन्क्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन। 10। अब फिर सच्चाई क्या है, और सच्चाई ये तो है कि 10 है, 10 तो मैंने गिनवा दिया, ये तो कोई झूठ है नहीं, ये तो नाम है, ग्रामर में आप ढूंढ सकते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि आप जिधर भी देखते हैं, जो चीज भी देखते हैं या जिस चीज आप एहसास भी करते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो वो नाउन है। यानी एहसास करके भी अगर नाम रख रहे हैं, दिल में कोई भाव आ रहा है, कर मुझे तो जलन हो रही है, तो जलन दिख नहीं रहा है, जलन दिख नहीं रहा, आपको एहसास हो रहा है, और उस एहसास का नाम रख दिया जलन हो रही है मुझे। अब कहा मुझे तो खुशी हो रही है, इसका मतलब एक तरह का एहसास हुआ, और आपने कहा अच्छा इस एहसास को खुशी कहते हैं। तो खुशी या जलन भी नाउन है, क्योंकि आपके अंदर जो एहसास है उस एहसास का नाम है। कोई खुशी जानता नहीं क्या होता है, बस खुशी हम महसूस करते हो ना कि हमें तो खुशी महसूस हो रही है, इसका मतलब आप कुछ फील कर रहे हैं, और जो आप फील कर रहे हैं उस तरह की बात को आपने खुशी कह दिया। या कुछ आप फील कर रहे हैं उसको कहते हैं जलन, ईर्ष्या, बैर, द्वेष, प्रेम, मोहब्बत, ये सब एहसास करते हैं। ठीक है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, तो प्यार दिल में है ना, तो फिर आपको कैसे पता चला? दिल तो कोई चीज है नहीं जिसमें प्यार रखे, तो उसमें तो ब्लड रहता है और मांसपेशी रहता है, फिर आप कैसे कह रहे हैं मेरे दिल में प्यार है? तो एक एहसास है, एक एहसास आप महसूस कर रहे हैं, और उस महसूस का नाम आपने प्यार रख दिया या नफरत रख दिया, तो ये सारे नाउन ही है। तो इतने ज्यादा नाउन है, तो जब इसको कैटेगराइज करने की बारी आई, बांटने की बात आई कि नाउन को हम कैसे कैटेगराइज करें, किस आधार पे कैटेगराइज करें, बेसिस जब ढूंढने की बारी है, ध्यान से सुनिएगा इस बात कि नाउन को किस आधार पे, से वर्ड्स को किस आधार पे बांटा जाए, तो वर्ड्स को फंक्शन के आधार पे बांटा जाए। तो वर्ड्स 8 हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हुए। अब जब नाउन को बांटने की बारी आई, तो बहुत दिक्कत होने लगी। लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रहा था किस आधार पे नाउन को बांटे। तो नाउन बांटने के एक नहीं, जो बेसिस आया वो एक नहीं दो आया। कितने? दो। ठीक है, नाउन को बांटने का जो बेसिस है, और ये ध्यान रखिएगा बेसिस का प्लूरल होता है वो बेसिस होता है, ये ध्यान रखिए। ये यानी इसका जो प्लूरल बनाना है, ये एग्जाम में आया हुआ, इसलिए मैं पूछा कि अगर आपको बेसिसेस बना देंगे आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि जिस नाउन के एस में, लास्ट में एस रहता है, उसका प्लूरल ES से बनाते हैं, बेसिसेस बना देते हैं। क्या मैं बेसिसेस बना के दे देंगे? जैसे जब मैं नंबर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसका प्लूरल बना के मैं बताऊंगा किस रूल से ऐसा। लेकिन ध्यान रखना है, बेसिस का जब प्लूरल बनना है तो ऐसा नहीं बनेगा। बेसिस का प्लूरल कैसा बनेगा? ये बनेगा, आधार। तो नाउन को बांटने का कोई एक सर्वमान्य आधार आज तक नहीं है ग्रामर में। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। नाउन को डिवाइड, क्योंकि इतने ज्यादा नाउन है कि एक कोई ऐसा आधार नहीं बना जिससे कोई सब मान ले। तो नाउन को बांटने के दो आधार हैं। एक आधार है काउंटिंग, एक आधार क्या है? काउंटिंग। और एक आधार है फॉर्म, आकृति। ठीक है, एक आधार है काउंटिंग और एक आधार है, मतलब आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि नाउन को बांटने के दो आधार हैं, या नाउन को बांटने के दो आधार, दो आधार पे नाउन को बांटा, या नाउन को हम दो तरह से बांट सकते हैं। तो एक है काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब क्या हुआ? गिनती। काउंटिंग को अगर हम हिंदी में लिखे तो क्या होगा? गिनती। तो गिनती के आधार पे जब नाउन को बांटा गया, तो सिर्फ दो ही नाउन बने। कितने बने? सिर्फ दो।
एक काउंट और एक अनकाउंट, दो ही नाउन है, बस दो। मतलब अगर कोई पूछे कि नाउन कितने हैं, तो आप ये जवाब अगर दे के निकल जाएंगे कि दो ही नाउन है, तो ये भी अपने आप में परफेक्ट है। ये भी अपने आप में परफेक्ट जवाब है कि जितने भी नाउन है, जितने भी नेम है, या तो वो काउंट है या फिर अनकाउंट है, यानी उसको आप गिन सकते हैं या फिर नहीं गिन सकते। गिन सकते, काउंट का मतलब क्या है, गिनने लायक। इसको काउंटेबल भी आपने पढ़ा होगा, काउंट या काउंटेबल। किसी बुक में काउंट नाउन लिखा रहता है, किसी में काउंटेबल लिखा रहता है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। कोई बुक काउंट लिखता है, कोई काउंटेबल नाउन लिखता है। कोई बुक अनकाउंट लिखता है, कोई अनकाउंटेबल लिखता है। सबकी अपनी अपनी बात। डिक्शनरी की अगर बात करेंगे, तो कोई भी जो डिक्शनरी होता है, कोई भी जो डिक्शनरी है, उसमें यही बात चलती है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है कि कोई भी जो डिक्शनरी है, उसमें अगर ढूंढिएगा और नाउन को, और सोचिएगा डिक्शनरी में ढूंढकर हम बता देंगे कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि काउंट ये कलेक्टिव नाउन है, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। डिक्शनरी कभी मदद नहीं करेगी। डिक्शनरी में लिखा तो रहता है नाउन है, लेकिन डिक्शनरी में सिर्फ या तो यू लिखा रहता है। यू कहने का मतलब हो गया अनकाउंटेबल, सी का मतलब हो गया काउंटेबल। डिक्शनरी को ऐसे पढ़ना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि कई वर्ड लिखा रहेगा, उसके ब्रैकेट में सिर्फ यू लिखा रहेगा। कई वर्ड ऐसा लिखा है, उसके ब्रैकेट में सी लिखा रहेगा। आप ये समझ जाइए कि अगर यू लिख रहा है, तो वो कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन भले ना लिखे, वो लिख देगा यू, तो जैसे यू लिख रहा है, तो आप समझ जाइए वो कह रहा है कि अनकाउंटेबल। ठीक है। और जैसे सी लिख रहा है, तो कहिए कि वो वर्ड जो है काउंटेबल। यानी डिक्शनरी जितनी भी नाउन है, उसको दो ही चीज मानता है, या तो काउंटेबल मानता है या। इसका मतलब डिक्शनरी से हमें कभी पता नहीं चलेगा प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन हमें बचपन से ही यही सुनने की आदत है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। तो इसका मतलब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामर का एक एरिया ऐसा है, या ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है, जिसमें कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है ही नहीं। मानने वाले ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। नाउन को दो ही मानता है, या तो कोई काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तीसरी कोई बात ही नहीं सुनता। यानी ग्रामर में एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो सिर्फ इतना ही मानते हैं कि नाउन दो ही है, या तो काउंटेबल। उसको प्रॉपर कौन से पूछेगा प्रॉपर है, को बोलेगा नहीं, कुछ नहीं है, या तो नाउन। कोई भी नाउन आप बता देंगे, बोलेंगे राम, बोलेगा अनकाउंटेबल, इसको गिनते नहीं। सीधा कह देगा अनकाउंट। कहेगा इंडिया, कौन सा नाउन, बोलेगा अनकाउंटेबल है, इंडिया को गिनते नहीं, एक ही चीज है। आप पूछेंगे हिमालयाज, क्योंकि हिमालयाज अनकाउंटेबल नाउन है, एक ही है, इसको गिनते नहीं। मिल्क, वाटर, अनकाउंटेबल। बॉयज, गर्ल्स, काउंटेबल। चेयर, बेंच, काउंटेबल। पेट्रोल, अनकाउंटेबल। ऐसे ही बात करेगा, सिर्फ कहेगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और कोई बात ही नहीं करेगा। कहेगा क्राउड, अनकाउंटेबल। कोई मतलब कुछ भी पूछते रहेंगे, कोई आपको काउंटेबल कहेगा, अनकाउंटेबल। सब पूछेंगे भाई प्रॉपर काउंट बताओ, कर हम जानते नहीं प्रॉपर नाउन, एक ही चीज पता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो आप क्या ग्रामर को अगर ऐसे मानना चाहते, तो ऐसे भी मान सकते, ये भी कोई खराबी नहीं है। ये तो हमारी मर्जी होती है कि हम दिल मांगे बोर करते हैं, विक्रम बत्ता की तरह, शेरशाह की तरह। तो भाई ऐसे बात नहीं चलेगा। हमें पहले तो ये बताओ कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, और उसके बाद बताओ कि प्रॉपर है। ये क्वेश्चन ही फिर गलत है। या तो आप किसी से इतना ही पूछ सकते हैं कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अब फिर उसमें जाके पूछेंगे तो बात ही गलत है, क्योंकि ग्रामर ही ये कहता है कि काउंटिंग के आधार पे नाउन सिर्फ दो है, या तो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। जैसे हम कह रहे हैं मिल्क कह रहे हैं, वाटर कह रहे हैं, ये सब क्या अनकाउंटेबल है। मिल्क, वाटर, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, वॉल, चेयर, बेंच, डेस्क, ये सब क्या है काउंटेबल, यानी दो ही नाउन है। ग्रामर के हिसाब से चले तो नाउन दो ही हो गया। अगर इधर हम कह रहे हैं मिल्क या वाटर या ऑयल या स्टोन, तो ये सब क्या हुआ, अनकाउंटेबल हो गया। और इधर अगर हम कहें बॉय कहें, गर्ल कहें, या हम चेयर कहें, या हम बेंच कहें, तो ये सब क्या काउंटेबल है। सिंपल सी बात। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना समझ के ये बिल्कुल आसान काम है। लेकिन आपका दिल इससे नहीं भरेगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब देना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई अगर नाउन को सिर्फ काउंटेबल, अनकाउंटेबल कहता है, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये फिर आपको ये बताएगा कि आपको फिर इंग्लिश की जानकारी कम है, क्योंकि दो सेक्शन है ग्रामर में। एक सेक्शन काउंटेबल वाला ही है, एक सेक्शन काउंटेबल वाला है। तो इतना ही मानता है कि नाउन या तो काउंटेबल, उस और कोई दूसरी बात मानता ही नहीं है। इस सेक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इसके अलावा कुछ मानता ही नहीं, कुछ जानता नहीं, या तो नाउन काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, इतना ही मानते हैं। एक सेक्शन ग्रामर का ऐसा है। जब इससे लोगों का दिल नहीं भरा, जब इस बात से दिल नहीं भरा, तो लोगों ने कहा कि दूसरा तरीका ढूंढो। ठीक है,
यानी इसमें क्या आया कि कोई भी नाउन लिया तो देखा या तो हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। कहा कि नाउन दो ही तरह का है, ठीक है, कि या तो कोई भी नाउन सामने से बुक लिया तो गिन सकते हैं, पेन लिया तो गिन सकते हैं, चेयर लिया तो गिन सकते हैं, मिल्क लिया तो नहीं गिन सकते, राम लिया तो नहीं गिन सकते, इंडिया लिया तो नहीं गिन सकते हैं, न्यू दिल्ली लिया तो नहीं लिख सकते, भाई एक ही है। तो जो जिसको गिन ही नहीं सकते तो उसको सबको कह दिया कि भाई गिनने का कंसेप्ट नहीं है, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसको गिन सकते थे काउंटेबल, यही दो बात। लेकिन इससे लोगों की का दिल जो है भरा नहीं, इससे कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो लोग अपना दूसरे तरह का तरीका ढूंढने में लग गए, दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में लोगों को क्या पता था कि फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या, आकृति। उन्होंने कहा देखो नाउन दो तरह की हो सकते हैं, जितने भी हम नाम ले रहे हैं उसमें से कुछ जो हम बोलते हैं उसकी कोई आकृति होती है। जैसे हमने कहा चेयर, तो चेयर की एक आकृति है, आकार है, यानी फॉर्म है। हम कहते हैं इंडिया, तो इंडिया का एक फॉर्म है। अगर हम ग्लोब में देखें तो हम देख कर बता सकते हैं कि इंडिया है, ये चाइना है, ये जापान है, ऐसे। या इंडिया का मैप पे देखे तो मैप पर देख के बता देते हैं कि ये न्यू दिल्ली है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये फलान ठिकाना। मतलब एक आकृति है। दूध है तो हम देख कर बता लेते हैं कि ये दूध है, कि ये पानी है, कि ये चीनी है, कि ये तेल है, बता देते हैं, बता देते हैं कि नहीं बताते। बहुत सारे ऐसे, वैसे अब चीनी और पानी में नमक में से हमको अलग करना हो तो कभी कभी मुश्किल होगा, लेकिन चक्कर तो फिर अलग ही कर लेते हैं कि ये चीनी है, ये नमक है। पानी और दूध में हम अगर अलग अलग है तो अपन डाल दिया, तब डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन अगर अलग अलग है तब तो आराम से हम डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं। पत्थर है, लकड़ी है, कोयला है, तो हम आराम से देख लेते हैं हाँ इसका कोई आकृति है, आकार है। और कुछ ऐसे नाउन है जिसकी कोई आकृति नहीं है। जैसे अभी बात हो रही थी गॉड, तो भगवान की तो कोई आकृति नहीं, आज तक किसी ने देखा ही नहीं। या हम कहते हैं प्रेम, या हमने कहा कि हमको जलन महसूस हो रही है, तो जलन की कोई आकृति है क्या? हमको गर्मी लग रही है, तो गर्मी की कोई आकृति है क्या, कोई आकार है क्या? हम कहते हैं हमको सर्दी लग रही है, तो सर्दी की कोई आकृति है क्या? सर्दी की कोई आकार है क्या? नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, कोई आकृति नहीं है। तो इस नाम तो है, सर्दी नाम है, गर्मी नाम है, प्रेम नाम है, मोहब्बत नाम है, ईश्वर नाम, ये सब तो नाम ही है किसी न किसी का। सोच नाम है, जो आप सोचने की प्रक्रिया उसको सोच कहते हैं। तो नफरत, घृणा, मोहब्बत, विचार, ये सब क्या है, सब नाम ही है, लेकिन इसकी कोई आकृति नहीं है। तो इसके आधार पर भी, फॉर्म के आधार पे भी नाउन को पार्ट में बांटा, फॉर्म के आधार पे भी। अब इसको दूसरे पेज पे लिख दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पेज पे ही आपको दिक्कत होगी। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक हुआ विथ फॉर्म और एक हुआ विदाउट फॉर्म। एक हुआ विथ फॉर्म। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको समझ में आ रही है बात? एक बार बता देना फिर मैं आगे बढ़ूं। नाउन कैसे ओरिजिन हुआ ये मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से एरर कैसे आएगा उस पर जाएंगे, कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, उसका एरर कैसे आएगा, अब आ जाएंगे हम लोग एरर जो तलाश रहे हैं उस पर। अभी बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन है। कोई भी चैप्टर जो हम शुरू करेंगे, ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर, जैसे अभी हम नाउन शुरू कर रहे हैं, तो नाउन के 1 से 2 क्लास में सिर्फ बेसिक होगा, जो बचपन की बात होती है, और फिर उसका एडवांस कोर्स शुरू होगा जिससे एरर होगा। जिस तरह से हम नंबर पे जाएंगे तो नंबर का 1 से 2 क्लास होगा, बिल्कुल बेसिक होगा। प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन का 1 या 2 क्लास बिल्कुल एक, जो एकदम शुरुआत में 5-6 के बच्चों को जानना चाहिए वो होगा। तो अभी जो हम लोग नाउन के विषय में पढ़ रहे हैं 1 से 2 क्लास में, वो जो 5-6 के बच्चों को जानना चाहिए, 3-4 के बच्चों को जानना चाहिए, वो बात करेंगे। और उसके बाद यानी पहले बेसिक बात करेंगे और फिर क्लास पे जाएंगे। हर चैप्टर में ऐसा ही होगा। हर चैप्टर में पहले मैं ये मान के पढ़ूंगा, बताऊंगा आपको कि आपको वो चैप्टर के विषय में आपने सुना ही नहीं जिंदगी में, तभी नाउन में कैसे पढ़ा रहा हूँ, ये बात मानकर पढ़ा रहा हूँ कि आपने जिंदगी में नाउन चैप्टर का कभी नाम ही नहीं सुना, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। ऐसे भी जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं यही सोचकर पढ़ाऊंगा कि आपने उस चैप्टर का, भले आपने बहुत नाम सुन रखा हो, लेकिन मैं हर एक चैप्टर को बिल्कुल जीरो से भी नीचे जाके, एकदम माइनस में जाके पढ़ना शुरू करूंगा, फिर जाके टॉप तक जाऊंगा। तो अभी बिल्कुल माइनस है। अगर माइनस में इतनी बातें हैं तो टॉप में कितनी बातें होंगी आप समझिए। ये तो माइनस की बात है, जीरो की बात है, एकदम बेसिक की बात है, तो टॉप में कितनी बात। तो फॉर्म के हिसाब से बांटा, तो विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके, क्लियर है, क्लियर है। इधर से किसी का जवाब नहीं आ रहा, क्यों भाई? जो इस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ बच्चे को, अंकित, ये कोई जवाब नहीं दे रहे इधर से, सबको क्लियर है? सारे बच्चे खुल के जवाब दें, लिखने की आदत डालें। वैसे भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो एग्जाम उजाम काफी आजकल ऑनलाइन होते हैं, कब कौन सा एग्जाम ऑनलाइन हो जाए पता ही नहीं चलेगा। तो अभी लग रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, कब का ऑनलाइन हो जाए पता नहीं चलेगा, तो इसलिए लिखने और टाइप करने की आदत डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि फॉर्म के आधार पे, फॉर्म का मतलब क्या, आकृति।
तो आकृति के आधार पे, आकार के आधार पे दो पार्ट में बांटा गया कि विथ फॉर्म मतलब साकार, विथ फॉर्म का मतलब क्या होगा, साकार, जिसकी कोई आकृति है, और विदाउट फॉर्म का मतलब निराकार, जिसकी कोई आकृति नहीं है, विदाउट फॉर्म या फॉर्मलेस, निराकार, निराकार, जिसकी कोई आकृति नहीं है, आकार है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लाता हूं। तो अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि नाउन को फॉर्म के आधार पे जब बांटा तो एक हो गया विथ फॉर्म और दूसरा हो गया विदाउट फॉर्म। विदाउट का एक सिनोनिम्स पूछा हुआ है एग्जाम में, सिनोनिम्स, सेंस, सिनोनिम्स में पूछा हुआ है विदाउट का। तो विदाउट का सिनोनिम्स होता है सेंस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेंस फॉर्म। सेंस मतलब होता है विदाउट, ये ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स एग्जाम में पूछा हुआ है सेंस। सेंस या कहीं आपको विदाउट लिखना तो आप आराम से लिख दीजिएगा, कहीं विदाउट लिखा हो तो आराम से सेंस लिखिए, क्या होता, विदाउट होता, सेंस का मतलब विदाउट। तो जितने भी नाउन है या तो विथ फॉर्म, अब जो विथ फॉर्म होता है इसको अगर एक वर्ड में कहें साकार, यानी विथ फॉर्म नेम या नाउन, और विदाउट फॉर्म नेम या, ये ऐसे नेम जो विथ फॉर्म है, ऐसे नेम जो विदाउट फॉर्म है। अब विथ फॉर्म को एक वर्ड में कहते हैं कॉन्क्रीट, क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट, और नेम को क्या कहते हैं, नाउन। तो जितने भी विथ फॉर्म नेम थे उसको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। आप जाके देखिए कुछ ग्रामर में लिखा होगा कॉन्क्रीट नाउन, कुछ ग्रामर में, सारे ग्रामर नहीं लिखता है लेकिन कुछ ग्रामर, लेकिन इंडियन ग्रामर जितने भी आप पढ़ेंगे अच्छे ग्रामर, अच्छे ग्रामर, उसमें कॉन्क्रीट नाउन जरूर लिखा रहता है, कॉन्क्रीट नाउन। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, नाउन को तीन पार्ट में बांट देते हैं, कुछ कहेंगे प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, और वही बात हो रही है नेक्स्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन में क्या होगा, इसका फॉर्म जैसे हमने कहा मिल्क, वाटर, ठीक है, ए एयर, घी, बॉय, गर्ल, इंडिया, एटसेट्रा। अब इसमें देखिएगा आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे एयर, एयर विथ फॉर्म कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब कभी कभी सॉलिड होता है, कॉन्क्रीट का कहीं कहीं मीनिंग लिखा रहता है सॉलिड, तो लोग कहेंगे एयर का तो कोई सॉलिड होता नहीं। और फिर कुछ बच्चे कहेंगे एयर का तो कोई फॉर्म नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि एयर का कोई फॉर्म नहीं होता तो फिर आपको साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम उसे समझिए, एयर का फॉर्म होता है। अगर एयर का फॉर्म नहीं होता, सोचना थोड़े ठंडे दिमाग से, तो एयर को हम सिलेंडर में नहीं भर सकते। जिसका कोई, आप भी बताओ, जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है वो सिलेंडर के अंदर कैसे जाएगा, और फिर सिलेंडर में जाने के बाद उसका वजन कैसे बढ़ जाएगा, आप बताओ। तो साइंस के बुक में भी आप ठीक से पढ़ना, याद करना, या अभी भी आके चेक करना, गैस के विषय में ये लिखा रहता है, गैस और लिक्विड के विषय में साइंस के बुक में ये लिखा रहता है कि गैस और लिक्विड का जो फॉर्म है वो फिक्स नहीं होता है, डेफिनिट नहीं होता है, इनडेफिनिट होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गैस का फॉर्म ही नहीं होता है या लिक्विड का फॉर्म ही नहीं होता है। लिखा रहेगा कि गैस और लिक्विड का फॉर्म जो है इनडेफिनिट, और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है। और आगे ये लिखा रहता है कि इसको जिस बर्तन में रखते हैं, जिस कंटेनर में रखते हैं, ये उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। यानी अगर सिलेंडर में गैस को रखेंगे तो गैस की आकृति सिलेंडर जैसी होगी, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा होगा। तो जिस चीज में रखेंगे उसकी आकृति ग्रहण कर लेगी, ये कहा जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि गैस और लिक्विड की आकृति ही नहीं होती है। तो ये अगर आप समझते हैं तो गलत समझ, इसको ठीक कर लीजिएगा, और इसको जाके साइंस के बुक में आप चेक भी कर सकते हैं। साइंस के बुक में कहीं नहीं लिखेगा, लिखा मिलेगा कि गैस और लिक्विड की कोई आकृति ही नहीं होता, वो शेपलेस होता है। शेपलेस वर्ड का यूज नहीं किया जाता, फॉर्मलेस वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, इनडेफिनिट वर्ड का यूज किया जाता है। और इनडेफिनिट का मतलब वो अनिश्चित, और अनिश्चित कहने का मतलब वो जो निश्चित ना हो, जो फिक्स नहीं हो। जैसे हम ये पेन कह रहे हैं, इसको किसी भी जगह पे रखेंगे तो उसकी आकृति ऐसे ही रहेगी, ये फिक्स्ड हो गया। लेकिन एयर जो है
वो उसकी आकृति फिक्स, अगर इस जगह पे छोड़ देंगे तो जितना वो फैल सकता है फैल जाएगा, लेकिन इसके पेन के साथ ऐसा नहीं, तो इसलिए डेफिनेट हो। या फिर अगर हम उसको छोटी जगह में रख देंगे तो उसी छोटी जगह में वो फैला रहेगा, उससे ज्यादा वो नहीं निकल पाएगा। उसको बाहर से कवर कर दे, छोटी जगह दे, तो उसी में फैल जाएगा। और अगर उससे, और दूसरी बात, अगर एयर का कोई शेप नहीं होता तो बैलून में जब एयर डालते तो बैलून फूलता नहीं। मान लो एयर का शेप ही नहीं है, एयर का कोई फॉर्म ही नहीं है, तो बैलून में आपने एयर डाला तो बैलून फूल कैसे गया? इसका मतलब वो स्पेस ले रहा था, जगह ले रहा था, हवा को जगह चाहिए था, उसका फॉर्म था, इसलिए तो बैलून फटला गया। और चूंकि बैलून जो था वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, इसलिए उसको फैलना पड़ा। अगर वो हार्ड होता तो नहीं फैलता, और फिर उसमें आप हवा नहीं डाल पाते। ध्यान रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे खाली ग्लास को जब हम बोतल में डालते हैं, पानी वाले में डालते हैं और सीधा डालते हैं, क्या उसमें पानी जा पाता है? नहीं जा पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का शेप होता है तभी तो कवर किए हुए हैं, और जैसे उसको आप ऐसे टेढ़ा करते तो सारा गैस निकल जाता, तो पानी अंदर चला गया। तो जब तक हमने सीधा डाला तब तक उसमें पानी अंदर जा ही नहीं रहा था। इसका क्या मतलब है कि जो भी चीज ग्लास के अंदर थी, जो हमें दिख नहीं रही थी, जो खाली दिख रहा था, उसने जगह घेर रखा था, उसका एक शेप था। क्लियर है? इन सब चीजों को समझना होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रामर में भी साइंटिफिक होना पड़ता है। तो ये सारे के सारे क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। जिसकी भी आकृति है, ये ध्यान, जिसकी भी आकृति है, जिसकी भी आकार हो सकता है, वो कॉन्क्रीट नाउन। और जो विदाउट फॉर्म है, यहां ध्यान रखना, विदाउट फॉर्म का मतलब इनविजिबल नहीं है। विदाउट फॉर्म का मतलब है जिसका फॉर्म ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विदाउट फॉर्म और इनविजिबल का अंतर नहीं समझते। इनविजिबल का मतलब होता है जिसको देख नहीं सकते, जैसे हवा ही है, विदाउट फॉर्म नहीं है, फॉर्म है लेकिन हमको दिखता नहीं है। यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस हमको दिखता नहीं है, लेकिन क्या वो विदाउट फॉर्म है? जिसको हम लेंस लगाते हैं तो लेंस से हमें दिखता है, लेंस से हमें दिखता है। तो कई ऐसी चीजें होती है जो इनविजिबल होता है लेकिन उसका फॉर्म होता है। जैसे हो गया एयर है, गैस है, ये सब इनविजिबल है लेकिन इसका फॉर्म है। बैक्टीरिया है, इनविजिबल है लेकिन इसका फॉर्म है। सेल है, इनविजिबल है लेकिन इसका फॉर्म है। हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका फॉर्म है, जब लेंस से देखेंगे तो दिखेगा, नेकेड आई से जो है invisible। तो जितनी भी चीजें इनविजिबल है उसका फॉर्म होता ही नहीं, ये मत सोचिए। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनविजिबल और फॉर्मलेस में, विदाउट फॉर्म में अंतर हुआ। इनविजिबल वो चीज भी हो सकती है इसकी आकृति है, अब इसकी आकृति इतनी ज्यादा छोटी है कि हमें दिखती नहीं है, इसलिए वो इनविजिबल हो गया हमारे लिए। बैक्टीरिया हमारे लिए इनविजिबल है, वायरस हमारे लिए इनविजिबल है, ठीक है, एयर हमारे लिए इनविजिबल है, लेकिन फॉर्म उसकी है। यहाँ बात हो रही है विदाउट फॉर्म, मतलब जिसका फॉर्म ही नहीं होता, होता ही नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं नफरत, तो नफरत का क्या फॉर्म है बताओ? हम कह रहे हैं जलन, तो जलन का क्या फॉर्म है? हम कह रहे हैं दया, कि मेरे मेरे अंदर बहुत दया है, करुणा, इसका क्या फॉर्म है? कोई फॉर्म है, कोई आकृति है क्या? हम कह रहे हैं मौत, तो मौत की कोई आकृति है क्या? हम कह रहे हैं जिंदगी, तो जिंदगी की कोई आकृति है नहीं है, हम जी रहे हैं, इस प्रक्रिया का नाम जिंदगी है। किसी की आंखें बंद हो गई तो जो पड़ा हुआ जो हमें दिख रहा है, जिसका नस नहीं चल रहा है, इसकी आंखें बंद है, वो तो मरा हुआ व्यक्ति, लाश है। तो आंखें बंद है, पड़ा हुआ है, सांस नहीं चल रहा, तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम हमने कर क्या? मौत। लेकिन मौत की कोई आकृति तो नहीं है ना, उसको देखकर कोई कहेगा क्या मौत ऐसी होती है? हम कहेंगे लाश ऐसा होता है, मौत ऐसी होती है तो नहीं कहेंगे। मौत तो हमने एहसास किया कि अगर व्यक्ति नहीं रहा तो अब ये मौत हो गई, और अगर जिंदा है, खा पी रहा है, काम कर रहा है, तो इसका मतलब जिंदगी कहीं चलती नहीं है। जिंदगी, हम लोग कहते हैं जिंदगी चल रही है, जिंदगी कट रही है, लेकिन ना तो जिंदगी चलती है ना जिंदगी कटती है। तो समझ में आ रहा है इनविजिबल और फॉर्मलेस का मतलब? समझ गए कि हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं फॉर्मलेस की, इनविजिबल की बात नहीं करते। एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो इनविजिबल है वो फॉर्मलेस होगा, ये जरूरी नहीं है। तो कह रहे हैं फॉर्मलेस जिसकी कोई आकृति नहीं है। तो जो विदाउट फॉर्म होता है, इसको अगर एक वर्ड में लिखें तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट है। ये दोनों वर्ड जो है एंटोनिम सिनोनिम कई बार आ चुका है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ये तो आपने सुना होगा, भले कॉन्क्रीट नाउन नहीं सुना, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और नाउन नेम का मतलब क्या? नाउन। ये तो बचपन से सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बचपन से कई बार सुना होगा। तो जितने भी फॉर्म वाले नाउन है, जिसकी आकृति है, आकार है, तो हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। और जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, आप देखेंगे अगर डिक्शनरी में ढूंढेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट वन वर्ड सब्सन में भी आता है, वन वर्ड सब्सन में आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसकी कोई आकृति ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसको हम सिर्फ कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, या जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है?
क्या कहते हैं, जिसको ये सब लिख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जिसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम सूंघ नहीं सकते, उसको कहते हैं देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे जलन है, जिसको कैसे चखेंगे, कैसे सूंघेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे छुएंगे। दोस्ती है, दोस्ती को कैसे देखेंगे, कैसे चखेंगे, कैसे सूंघेंगे। तो दोस्ती है, दुश्मनी है, प्रेम है, मोहब्बत है, जज्बात है, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि इनको सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं, इसकी कोई आकृति नहीं होती, इसकी कोई हम कहेंगे दोस्ती की आकृति बनाओ तो आप नहीं बना सकते, लेकिन दूध की आकृति बनाओ तो आप बना देंगे। पानी को कुछ ना कुछ अगर देखा, जैसे जैसे पिक्चर देख के आप समझ जाते हैं ये दूध है, पिक्चर देख के आप समझ जाते हैं ये पानी है, समझ जाते हैं, पिक्चर देख के समझ जाते हैं अच्छा ये पेट्रोल बनाना चाहते हैं, समझ जाते हैं ना पिक्चर देख के तस्वीर। यानी फॉर्मलेस कहने का मतलब जिसमें कोई आकृति ही नहीं बना सकते, जिसकी हम कोई आकृति ही नहीं बना सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट एक दूसरे का एंटोनिम्स है। जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल एंटोनिम्स है, इसी तरह से कॉन्क्रीट अगर कल को पूछेगा एग्जाम में इसका एंटोनिम्स तो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट का एंटोनिम विपरीत शब्द जो है कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है फॉर्म वाला, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इसका कोई फॉर्म ही नहीं, इसकी कोई आकृति नहीं, आकार ही नहीं है, उसको एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर हम कहते हैं लव, अब हम कहते हैं एंगर, गुस्सा, अगर हम कहते हैं सिंपैथी, ठीक है, हमने कहा सिंपैथी, हम कहते हैं अराइवल, आगमन, हम कहते हैं लाइफ, हम कहते हैं डेथ, डेथ का मतलब क्या होता है, मौत। तो लव का मतलब हुआ प्रेम, एंगर का मतलब है गुस्सा, क्रोध, सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति। मीनिंग भी लिखते हैं अगर मीनिंग नहीं पता तो। लव का मतलब हो गया प्रेम, ये वर्ब भी है, प्रेम करना भी। तो लव जो है नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर प्रेम करना है तो लव क्या है, वर्ब है। और अगर लव का मतलब सिर्फ प्रेम है, जैसे सलमान खान का कई जगह नाम रहता है लव प्रेम, ऐसे भी लव नाम लोग रख देते हैं। तो प्रेम अगर सिर्फ कह रहे हैं तो नाउन है। एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा या क्रोध, गुस्सा करना नहीं, गुस्सा, तो क्रोध, गुस्सा या क्रोध, एंगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंपैथी, सहानुभूति, सिंपैथी का मतलब क्या, सहानुभूति, ये भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, सहानुभूति की कोई आकृति नहीं हो सकती। अराइवल, आगमन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ, जिंदगी, जिंदगी भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी दिखती नहीं है। खाते पीते जीते लोग दिखते हैं, जिंदगी नहीं दिखते। कहते जिंदगी मस्त कट रही है, इसका मतलब क्या है, खूब खा रहा है, खूब पी रहा है। साधु संत भी कह देता है जिंदगी मस्त कट रही है। जो बहुत बड़े अमीर रहते हैं वो भी कह रहे हैं जिंदगी, दोनों की जिंदगी कटने की अलग बात है। अगर कोई अमीर आदमी कह रहा है जिंदगी मस्त कट रही है तो आप उसको मत समझ रहे, उसके पास महंगे गाड़ी घोड़े इधर उधर उधर बात होंगी। और साधु संत भी कहता है जिंदगी मस्त कट रही है, लेकिन उसकी मस्त में तो ना कपड़े होते ना रहने का ठिकाना होता, फिर भी वो कह रहा है मस्त कट रहा है। जिंदगी जो है महसूस करने की चीज है, जो जैसा महसूस कर रहा है अपना महसूस कर रहा है। तो लाइफ मतलब जिंदगी हो गया, डेथ मतलब मौत हो गया। ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक चीज ये ध्यान रखने का, जो ईटीसी ईटीसी लिखते हैं इसको पढ़िएगा ठीक से। बहुत सारे बच्चों को ईटीसी पढ़ने नहीं आता है। जैसे मैंने अभी ईटीसी कह दिया वैसे वो भी ईटीसी कह देते हैं, जानबूझकर मैंने ईटीसी कहा। कुछ लोग तो इसको ईटीसी पढ़ देते हैं, कुछ लोग इसको ईटीसी ईटीसी दो बार पढ़ देते हैं, कुछ लोग इसको एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और कुछ लोग इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और कुछ लोग इसको एक्सेट्रा पढ़ते हैं। पांचों प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है वो है एट सेटरा। एक वर्ड लिखकर पढ़ते हैं एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि, वगैरह वगैरह। क्या कहते हैं, एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगली बात क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए। तो अभी तक कितने नाउन आए हमारे पास, चार आए। काउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसके बाद बात सब एक डिटेल में चलते हैं, एक एक के डिटेल में। अब जरा देखना कि जो कॉन्क्रीट नाउन की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट नाउन की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल में हम देखें कि बॉय है, गर्ल है, मैन है, ये सब कॉन्क्रीट है, इसको हम देख सकते हैं। वोमेन है, मिल्क है, शुगर है, क्राउड है, राम है, इंडिया है, ये सब क्या है, इतने एग्जाम्पल काफी है। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों है कॉन्क्रीट नाउन पूछेगा, भाई सबकी, सबको हम देखकर पहचान सकते हैं, सबका अपना शेप है, सबकी अपनी आकृति है, विथ फॉर्म, सबका फॉर्म एकदम, इसलिए पहचान सकते हैं।
लेकिन अगला सवाल कोई पूछेगा, ये सारा कॉन्क्रीट नाउन है तो सबका यूज एक जैसा है क्या? अब जैसे हम बॉय को तो लिख लेते हैं बॉयज, बॉयज को हम बॉयज लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई कहेगा राम को राम्स लिखने के लिए, तब आप क्या कहने लगते हैं? नहीं, ये तो उतना ठीक नहीं है, ऐसे ही कहने लगेंगे, तुरंत कहेंगे। अब मिल्क को कहेगा कोई, शुगर को कहेगा चलो शुगर्स लिख लो, शुगर को शुगर्स लिख लो, तो आप कहेंगे ठीक नहीं लग रहा है। या फिर कोई कहेगा ए शुगर लिख लो, तो आप कहेंगे क्या बात करते हो, क्या क्या ए बॉय कहोगे तो ठीक है लिख लो, ए गर्ल कहोगे तो ठीक है लिख लो, इनको कहेगा ए शुगर, ठीक नहीं लग रहा है, ये शुगर के पहले या शुगर्स, हमने कहा बॉयज तो ठीक है, गर्ल्स ठीक है, हमने कहा शुगर्स मिल्क्स, तो आप कहेंगे ठीक सा नहीं लग रहा, अच्छा ए मिल्क। इसका मतलब ये है कि जैसे हम सभी इंसान हैं, और इंसान होने के बाद भी काफी अंतर है। इंसान होने के बाद कोई स्त्री है कोई पुरुष है, उसके बाद भी डिफरेंस है, कोई बच्चा है कोई जवान है कोई बूढ़ा है। तो जैसे इंसान के बीच में इतना फर्क है कि स्त्री है पुरुष है जवान है बच्चा है बूढ़ा है, लेकिन सब इंसान है। लेकिन जब हम उसको कैटेगराइज करने लगते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, हम मेल फीमेल के आधार पे बांट सकते हैं, हम उम्र के आधार पे बांट सकते हैं। इसी तरह से ये सारे जो नाउन है, इसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस लग रहा है यूज में। ठीक है, तो क्या है, हम क्या लिखेंगे इसको, देयर आर सम डिफरेंसेस among them। डिफरेंसेस, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे। देयर आर सम डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब क्या, अंतर है। अब हिंदी में लिख लीजिए कि देयर आर सम डिफरेंसेस among them। इन सम के बीच में क्या है, कुछ अंतर है। क्या लिखेंगे, इन सभी के बीच में क्या है, कुछ अंतर है। ठीक है, तो इन सब के अंतर को ध्यान में, हिंदी में लिख लिया कि देयर आर सम डिफरेंसेस among them, कि ये सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन तो हैं, इन सब के बीच में अंतर है। तो इस अंतर को ध्यान में रखते हुए फिर से बांटा गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दे हैव बीन डिवाइडेड ऑन द basis of their differences। They have been divided on the basis of their differences। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, हिंदी में भी they have been divided on the basis of their differences। पहले क्या है, there are some differences among them, इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच में अंतर है, ये लिखिए हिंदी में, इन सभी के बीच में अंतर है। फिर आगे लिखा they have been divided on the basis of their differences, कि इनको इनके अंतर के आधार पे बांटा गया। इनको कॉन्क्रीट नाउन को, ये किसके विषय में बात हो रही है, कॉन्क्रीट नाउन के विषय में बात हो रही है। कि जितने भी कॉन्क्रीट नाउन है सब अलग अलग है, जैसा वुमेन का यूज, क्राउड का यूज नहीं, वैसा राम का यूज, हम राम मैच नहीं लगा सकते, मिल्क मैच नहीं लगा सकते, इंडिया मैच नहीं लगा सकते, या मिल्क में बॉय में गर्ल में मैन में वुमेन में लगा लेते हैं, तो अंतर है। तो इसलिए लिखा दे आर सम डिफरेंसेस अमंग देम, इनके बीच में अंतर है। फिर आगे क्या लिखा, दे हैव बीन डिवाइडेड, उनको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस, उनके अंतर के आधार पर। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे लेंगे, इनके अंतर के आधार पे इनको फिर से बांटा गया, यानी कॉन्क्रीट नाउन को उनके अंतर के आधार पे फिर से बांटा गया, ये लिखेंगे, कॉन्क्रीट नाउन को उसके अंतर के आधार पे फिर से बांटा गया। तो जब उनको फिर से बांटा गया तो ये क्या क्या बना, ये बना प्रॉपर नाउन, दूसरा बना कॉमन नाउन, तीसरा बना नाउन ऑफ कलेक्शन, या कुछ बुक में इसी को लिखता है कलेक्टिव, या तो नाउन ऑफ कलेक्शन कहते हैं या कुछ बुक में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और कुछ बुक और बना मटेरियल नाउन। और समझ में आ गई बात, कैसे आया सारा नाउन। तो जितने कॉन्क्रीट नाउन है उसी को जब उनके आधार पर बांटा, उनके अंतर के आधार पे बांटा गया, तो कॉन्क्रीट नाउन के ही चार पार्ट बन गए, प्रॉपर, कॉमन, नाउन ऑफ कलेक्शन और मटेरियल। अब हमें ये देखना है कि जितनी भी नाउन है कॉन्क्रीट नाउन, उसमें से प्रॉपर नाउन कैसे बना, प्रॉपर नाउन कैसे बना।
अब मैं आपको बताऊंगा कि यूज क्या होता है, जैसे ए राम, द राम, राम्स और द राम्स, इसमें कौन कौन सा सही है और कौन कैसे सही होता है, अब ये सीखना है। ये अगर आप सीख जाएंगे तो प्रॉपर नाउन के किसी भी क्वेश्चन को तुम बना देंगे। ऐसे ही कॉमन नाउन को सीखना है, ऐसे नाउन ऑफ कलेक्शन को सीखना है, ऐसे नाउन मेटेरियल नाउन को सीखना, हर एक नाउन। तो अगली क्लास से हम लोग बिल्कुल प्रॉपर नाउन के एरर पर आ जाएंगे, एरर पे। अभी तक बेसिक था। अगली क्लास जो होगी, कल की क्लास जो होगी, ये देखेंगे कि ये कब होता है। आप अभी अभी जैसे मैं पूछूंगा ए राम कौन सही है, कि द राम सही है कि राम से, आप बता देंगे कि ए राम तो गलत है, द राम तो गलत है, राम जो है वो सिर्फ। लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि ये भी सही हो सकता है, लेकिन उसके कंडीशन अलग हैं। ये भी सही हो सकता है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये गलत होगा, ये गलत होगा, तो कल की क्लास देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कल की क्लास लेकिन कंडीशन अलग अलग होगा, मैं बता रहा हूँ कंडीशन। यही एग्जाम में कंडीशन देता है। लोग जल्दबाजी में रहते हैं और कुछ भी करके भाग जाते हैं, जहाँ ए राम देखा गलत कर दिया, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो अभी तक ये ओरिजिन था कि हम लोग प्रॉपर नाउन पे पहुंचे कैसे। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आया कैसे। अब उम्मीद है कि आपको एकदम बिल्कुल सीरीज में समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन कैसे आया। अब जो है, अब जो हम ये डिटेल में जाके देखेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एरर कैसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्रॉपर नाउन क्या अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक बेसिक था, अब डिटेल में हम लोग आए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा।